गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर जिसका हेडिंग है द्वितीय क्रियाकलाप सेकेंडरी एक्टिविटीज। ये चैप्टर 6 है जिसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे कि सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंतर्गत कौन कौन से कार्यों को शामिल किया गया है। इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन आता है द्वितीय क्रियाकलाप को परिभाषित करने के लिए। डिफाइन द सेकेंडरी एक्टिविटीज। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्राइमरी एक्टिविटीज का डिटेल में स्टडी किया और इसी के संदर्भ में हम लोगों ने प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एक्टिविटीज एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज का परिभाषा भी पढ़ा। तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे द्वितीय क्रियाकलाप क्या है। जिन मानवीय क्रियाओं से आय की प्राप्ति होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। Human activities which generate income are known as economic activities. द्वितीय क्रियाकलाप, इन क्रियाओं में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें साफ, परिष्कृत अथवा परिवर्तित करके प्रयोग किया जाता है। इस वर्ग के व्यवसाय में मुख्यतः प्राथमिक व्यवसायों से प्राप्त होने वाली सामग्री को निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि पिछले क्लास में भी हम लोगों ने समझा था इसे, जैसे लोहे से इस्पात तैयार करना, गेहूं से आटा, मैदा इत्यादि बनाना, कपास से सूती वस्त्र, गन्ने से चीनी, लकड़ी से फर्नीचर एवं कागज इत्यादि तैयार करना, ये सभी द्वितीयक व्यवसाय के उदाहरण हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी निर्माण उद्योग जो है द्वितीयक व्यवसाय हैं। The occupations which produce finished goods by using the product of primary activities as raw material are included in secondary activity. Manufacturing of clothes from cotton, sugar from sugarcane, and steel from iron ore are important example of secondary activities. Thus, all manufacturing industries are included in secondary activities. ये द्वितीय क्रियाकलाप की परिभाषा है, सेकेंडरी एक्टिविटीज का डेफिनेशन। इस चैप्टर से मेनली जो क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग टाइप, उद्योगों की अवस्थिति का वर्णन करें। डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब ये इंटर के स्टूडेंट के लिए न्यू टर्म होगा लोकेशन, अवस्थिति। अब ये अवस्थिति और लोकेशन हम लोगों ने किसी प्रदेश के संदर्भ में, किसी स्थान स्थिति के संदर्भ में पढ़ा है कि अक्षांश देशांतर किसी राज्य का, किसी देश का कितना है। अब हम लोग यहाँ इसे उद्योगों के संदर्भ में जानेंगे। यदि क्वेश्चन आते हैं उद्योगों की अवस्थिति का वर्णन करें, तो साधारण शब्दों में समझना है कि किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए कौन कौन से अनुकूल दशाएं होनी चाहिए। और ये इस अवस्थिति को जो है मुख्यतः दो फैक्टर प्रभावित करते हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर, नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर, भौगोलिक कारक, अभौगोलिक कारक। आज हम लोग ज्योग्राफिकल फैक्टर का डिटेल में स्टडी करेंगे। भौगोलिक कारक में मुख्यतः डिस्टेंस, रॉ मटेरियल, एनर्जी रिसोर्सेस, वाटर, एक्सेस टू लेबर मार्केट का विस्तृत अध्ययन करेंगे। चूंकि ज्योग्राफिकल फैक्टर में मुख्यतः उच्चावच एवं
जलवायु भी किसी भी उद्योग को प्रभावित करती है। यहाँ मैंने इस पॉइंट्स को ऐड नहीं किया है, लेकिन आप इसे भी लिख सकते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने जनसंख्या वितरण के संदर्भ में जलवायु एवं उच्चावत का अध्ययन किया था। आज हम लोग पहले जानते हैं कि किस प्रकार से उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले भौगोलिक एवं अभौगोलिक कारक क्या है और किस तरह ये उद्योग को इफेक्ट या प्रभावित करती हैं। किसी स्थान पर उद्योगों की अवस्थिति को अनेक प्रकार के भौगोलिक तथा अभौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं। भौगोलिक कारकों में उच्चावच, जलवायु, कच्चा माल, ऊर्जा स्रोत, श्रम, बाजार तथा परिवहन का प्रमुख स्थान है। अभौगोलिक कारकों में सरकारी नीतियां, पूंजी, बाजार तथा प्रबंध व्यवस्था को सम्मिलित किया गया है। The location of industry at a particular place is governed by a large number of geographical and non-geographical factors. The main geographical factors are relief, climate, available of raw materials, energy resources, labor market, transportation, etc. The non-geographical factors include government policies, capital, market, management, banking, insurance, environmental conditions, and industrial inertia, etc. भौगोलिक कारकों में फर्स्ट जो है रिलीफ फीचर। यहाँ मैंने रिलीफ फीचर नहीं लिखा है, इसे मैं एक्सप्लेन करूंगी, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जिस तरह से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में उच्चावच प्रमुख भूमिका निभाती है, उसी तरह उद्योगों की अवस्थिति को भी उच्चावच मुख्य रूप से प्रभावित करती है। जैसे अत्यधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, खासकर हिमालय का उत्तरी भाग, रॉकी माउंटेन, एंडीज माउंटेन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में ढाल बहुत अधिक तीव्र होती है, परिवहन के कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है और लैंडस्लाइड जैसी स्थिति हमेशा होती रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि उद्योगों की स्थापना के लिए ये अनुकूल दशाएं उपलब्ध नहीं कराती हैं। इसके विपरीत जो मैदानी क्षेत्र हैं, खासकर आप देखिएगा बिहार का जो उत्तरी भाग है, वहाँ हर साल बहुत अधिक बाढ़ आती है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, कोसी नदी के द्वारा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः इन क्षेत्रों में भी आप देखिएगा अत्यधिक उद्योगों की स्थापना नहीं हो सकी है। अब विभिन्न स्थानों में बिहार से देखिएगा हर क्षेत्र में आपको लेबर मिल जाएंगे। हर क्षेत्र में आप देखिएगा इन स्थानों से लोग दूसरे क्षेत्र की ओर माइग्रेट करते हैं, प्रवास करते हैं। किस लिए? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री नहीं स्थापित हो सकी है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे क्लाइमेट, जलवायु। अत्यधिक कठोर जलवायु जैसे अत्यधिक ठंडी जलवायु या अत्यधिक गर्म जलवायु मानव निवास के लिए भी उपयुक्त नहीं है और किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध नहीं कराती हैं। अब हम लोग आते हैं मुख्य कारकों पे, जिनमें फर्स्ट है डिस्टेंस, दूरी।
उद्योगों की अवस्थिति के संदर्भ में दूरी बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। दूरी या तो भौतिक रूप में हो सकती है, जिसे कि किलोमीटर में मापा जाता है, या फिर दूरी आर्थिक दूरी हो सकती है, जिसे सामान ढोने में व्यय होने वाले परिवहन लागत एवं समय के रूप में व्यक्त किया जाता है। यद्यपि भौतिक दूरी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला बहुत ही सशक्त कारक नहीं है, लेकिन यदि हम लोग बात करें इसकी तुलना में आर्थिक दूरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह परिवहन के साधन, जो भी रॉ मटेरियल कच्चे पदार्थ होते हैं, उनकी प्रकृति एवं माल भाड़ा द्वारा निर्धारित की जाती है कि कितना सामान दूसरे स्थान पर ले जाना है, उसका नेचर क्या है, जल्दी खराब होने वाला है, अधिक दूरी तक जा सकेगा या नहीं जा सकता, इस पर डिपेंड करता है। अतः हम कह सकते हैं कि दूरी जो है किसी भी उद्योग को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। यदि हम किसी भी इंडस्ट्री को जहाँ कहीं भी रॉ मटेरियल मिल रहा है उसके नजदीकी केंद्रों में स्थापित कर दें, तो फैक्ट्री में कच्चे माल को ले जाने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ेगी और इस तरह से परिवहन लागत कम लगेगा और उद्योग को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। दूसरा जो फैक्टर है कच्चा माल, रॉ मटेरियल। जैसा कि अभी हमने एग्जांपल दिया कि किसी भी इंडस्ट्री को यदि हम लोग रॉ मटेरियल जहाँ कहीं भी मिलते हैं उसके आसपास के केंद्रों में स्थापित कर दें, तो उद्योग को अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा। सामान्यतः उद्योग जो है उन्हीं स्थानों में स्थापित किए जाते हैं जहाँ कच्चा माल उपलब्ध होता है। Most industries tend to be located near the source of raw materials, and as such they are attracted by mines, forests, farms and sea. अतः अधिकतर उद्योग जो हैं खान, वनों, कृषि क्षेत्र तथा समुद्र के निकट पाए जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि उद्योगों की अवस्थिति जो है कच्चे माल की प्रकृति के अनुसार भी की जाती है। जैसे लोहा एवं कोयला पर जो आधारित उद्योग है, आप देखिएगा अधिकांश जितने भी आयरन एंड स्टील कंपनी है, कोल इंडस्ट्री है, वो जहाँ कहीं भी इसके माइंस पाए जाते हैं उन्हीं के आसपास लगाए जाते हैं, ताकि जो परिवहन लागत है वो कम लगे और अधिक से अधिक लाभ मिल सके। यदि इनको हम अधिक दूरी पर स्थापित करते हैं तो यातायात का व्यय क्या होगा, अधिक बढ़ जाएगा और उत्पादन जो है बहुत कम मिल सकेगा। और हम लोग ध्यान भी दिए हैं कि आप देखिएगा फल, सब्जियां, मछली, दूध, ये सब क्या है, तुरंत खराब होने वाली वस्तुएं हैं। तो इन पर जो आधारित उद्योग होते हैं वो कच्चे माल के स्रोत के पास ही लगाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां उद्योगों के विकास में कच्चे माल का विशेष महत्व नहीं होता है। जो उद्योग किसी कच्चे माल से जुड़े नहीं होते हैं उसे स्वच्छंद उद्योग, इंग्लिश टर्म है फुटलूज इंडस्ट्री, कहलाते हैं। However, there are certain industries which are not wedded to any particular raw material. Such industries are known as footloose industries. इसका हम लोग बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं स्विट्जरलैंड का घड़ी का उद्योग एवं जितने भी सिले सिलाए वस्त्र हैं, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है,
जिनमें कच्चे माल का विशेष महत्व नहीं होता है। ये फूडलोस इंडस्ट्री के बेस्ट एग्जाम्पल हैं, स्वच्छंद उद्योग के अच्छे उदाहरण हैं। यदि हम लोग वर्तमान संदर्भ की बात करें तो उद्योगों के विकास में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज प्रौद्योगिकी के विकास से उद्योगों की अवस्थिति में कच्चे माल का प्रभाव काफी कम हो गया है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि परिवहन के साधन आज बहुत ज्यादा डेवलप हुए हैं। फिर कोई भी वस्तुओं को चढ़ाने उतारने के लिए जो कंटेनर है काफी डेवलप हुआ है। एवं जो कच्चे रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो भी कच्चे माल होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, उसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाया जाता है। आजकल हेलीकॉप्टर सेवा भी इसके लिए कार्य करती है। परिणाम स्वरूप जो है अशोधित एवं कच्चे माल पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित उद्योगों की संख्या कम होती जा रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान जैसे देशों में अधिकांश विनिर्माण उद्योग में अर्ध संसाधित उत्पादों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी विकास ने, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने कच्चे माल के गहन उपयोग को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट हम लोग जो फैक्टर्स हैं, एनर्जी सोर्सेस, ऊर्जा के स्रोत। ये हम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा है कि उद्योगों में मशीनें चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा। Most industries tend to be located the near of energy resource। बहुत से ऐसे उद्योग जो हैं वो मुख्यतः जहाँ कहीं भी एनर्जी रिसोर्स उपलब्ध है वहां पर स्थापित किए गए हैं। खासकर हम लोग देखेंगे कि आयरन एंड स्टील कंपनी इन क्षेत्रों में स्थापित की जाती है जहाँ कोयला अधिक मिले। अब हम लोग बात कर रहे हैं ऊर्जा के स्रोत की। तो ऊर्जा के स्रोत में जो है वर्तमान समय में, यदि वर्तमान संदर्भ की बात की जाए तो ऊर्जा का महत्व काफी कम हो रहा है, क्योंकि ऊर्जा दक्षता में आजकल जो है काफी सुधार हुआ है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के तहत समझें तो 18वीं शताब्दी में जहां 1 टन कच्चा लोहा गलाने के लिए 8 से 10 टन कोयले की आवश्यकता होती थी, वहीं पर आज जो है यह बहुत कम हो गया है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जो है आसानी से उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है और यही कारण है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादक प्रदेश, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादक प्रदेश है, वो बड़े औद्योगिक क्षेत्र नहीं बन सके हैं। एनर्जी इज मोस्ट essential to run machines in industries. The main power resources are coal, petroleum, hydroelectricity, natural gas and nuclear energy. वर्तमान समय में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी भी काफी डेवलप हुआ है। लोहा इस्पात जैसे उद्योग जो है, जहां कहीं भी कोयले की खान अवस्थित है, उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल ले एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम जैसे उद्योग जो है जिनमें जल विद्युत की अधिक आवश्यकता होती है, जल विद्युत उत्पादक क्षेत्रों में ही ये स्थापित किए गए हैं। तो इस तरह से एनर्जी रिसोर्स भी उद्योगों की अवस्थिति को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वाटर, जल।
पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धि भी उद्योगों की स्थिति एवं उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक है। Water is an important factor in industrial location. सूती वस्त्र उद्योग में धुलाई एवं रंगाई तथा लोहा इस्पात उद्योग में शीतलन करने के लिए जल की अधिक आवश्यकता होती है। It is required in large quantities in cotton textile industries for bleaching and in iron and steel company or industry for cooling. यदि हम लोग बात करें जल की मात्रा की, तो बहुत से ऐसे उद्योग हैं जहां जल की अधिक आवश्यकता होती है एवं कुछ उद्योग ऐसे भी हैं जहां जल की बहुत कम आवश्यकता होती है। जैसे लोहा एवं इस्पात उद्योग में 1 टन इस्पात उत्पादन में 2 लाख लीटर जल की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इसमें जल की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। अतः हम कह सकते हैं कि उद्योगों की प्रकृति के आधार पर भी जल की आवश्यकता निर्भर करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है बाजार श्रमिक की उपलब्धता। एक्सेस टू लेबर्स मार्केट। श्रमिक बाजार की उपलब्धता जो है उद्योगों की अवस्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यद्यपि आधुनिक युग में स्वचालित मशीनों एवं कंप्यूटर जैसे यंत्रों का आविष्कार हो चुका है, फिर भी औद्योगिक विकास में मानव श्रम का महत्व कम नहीं हुआ है। क्योंकि आज हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे डेवलप कंट्रीज है जहां मशीनें स्वयं चलती है, उनको कंट्रोल करने के लिए रोबोट होता है, लेकिन कितना भी आधुनिकीकरण हो जाए, कितना भी मॉडर्नाइजेशन हो जाए, कितना भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाए, इन सब को कंट्रोल करने के लिए जो भी मशीनें हैं या रोबोट्स हैं, जो भी कंप्यूटर है, इनको कंट्रोल कौन करता है? मनुष्य कंट्रोल करता है। अतः हम कह सकते हैं कि आज भी जो है उद्योगों के विकास में मानव संसाधन का महत्वपूर्ण योगदान है। श्रमिकों की बहुलता के साथ साथ उनका कुशल एवं सस्ता होना भी आवश्यक है। किसी भी उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक है कि श्रमिक यदि सस्ते मिल जाए तो इंडस्ट्री को अधिक से अधिक लाभ होगा। इसके साथ साथ यदि श्रमिक ट्रेंड हो, दक्ष हो, तो कार्य करने में काफी आसानी होगी, कार्य बहुत अच्छे तरीके से हो सकेंगे और इसके परिणाम भी बेहतर होंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि उद्योगों के अवस्थितीकरण में किसी भी उद्योग के विकास के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। इसमें एक टर्म है मार्केट। कोई भी इंडस्ट्री जब डेवलप करता है, उसके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके क्रय विक्रय के लिए एक अच्छे बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि बाजार की उपलब्धता आसपास के क्षेत्रों में हो या अधिक से अधिक मार्केट फैसिलिटी अवेलेबल हो, तो इंडस्ट्री को अधिक से अधिक लाभ होगा। इस तरह से इस वीडियो में मैंने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर का अध्ययन करेंगे। जिस तरह से सेकेंडरी एक्टिविटीज में ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उद्योगों की अवस्थिति को परिभाषित करें या उद्योगों की अवस्थिति का वर्णन करें। तो उद्योगों की अवस्थिति में ज्योग्राफिकल एंड नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स दोनों इफेक्ट करते हैं, जिसमें हम लोगों ने ज्योग्राफिकल फैक्टर भौगोलिक कारकों का अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर का डिटेल में स्टडी करेंगे। किन्हीं को कोई भी पॉइंट्स में डाउट्स हो
आप कमेंट में लिख सकते हैं। इनका समाधान नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। थैंक यू।